हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल एक्सपो पे, जहां हम वेरियस लॉ सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रपोजल और ऑफर से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि जब भी कोई एग्रीमेंट करा जाता है या जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है, उसके लिए जो पहला इसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है प्रपोजल। क्योंकि बिना प्रपोजल के आपका जो भी इनिशिएशन है या शुरुआत है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनने का, वो स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रपोजल क्या होता है और प्रपोजल और ऑफर दोनों का मतलब क्या होता है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए। प्रपोजल और ऑफर दोनों का क्या मतलब है? प्रपोजल जो टर्म है, ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज़ किया जाता है, प्रपोजल ऑफर देना। ठीक है, और ये जो ऑफर टर्म है ये इंग्लैंड जो भी है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, इंग्लिश लॉ में इसको यूज़ किया जाता है। तो आप जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो प्रपोजल बोले तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है ना, ऑफर तो इंग्लैंड वगैरह में बोला जाता है, इंग्लिश लॉ में बोला जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि प्रपोजल है क्या। आप जानते हो कि इन द Indian Contract Act 1872, a proposal or offer is the communication made by one person, the promiser, to another, the promisee or offeree, expressing a willingness to do or to abstain from doing something with the intention of obtaining the assent of the other person to such act or abstinence। अब यहाँ पे देखिए, ये सीधे सीधे जो है आपको डेफिनेशन, अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा तो उसमें जो प्रपोजल है वो सेक्शन 2A में दिया होगा। ये प्रपोजल सेक्शन 2 में दिया होगा, सेक्शन 2 क्लॉज ए में इसका प्रपोजल दिया होगा। और जो कहता है कि जो प्रपोजल है, प्रपोजल या ऑफर है, ये एक कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, वार्तालाप है जो मेड किया जाता है। ये कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? मेड बाय पर्सन टू अनदर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये वार्तालाप होती है। और कौन स्टार्ट करता है? जो पहले वार्तालाप या फिर अपना प्रपोजल ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। वन वो मेड या वन वो ऑफर द कम्युनिकेशन इज नोन एज प्रॉमिसर। ठीक है ना, टू टू अनदर। अब जो अनदर पर्सन से कम्युनिकेट किया जा रहा है उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? ऑफरी कहेंगे या प्रॉमिसी कहेंगे। तो ये दो शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉमिसर किसको कहते हैं, प्रॉमिसी किसको कहते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉमिसर, क्योंकि बहुत बच्चे पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ जाते हैं और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी में डिफरेंस नहीं समझ पाते। प्रॉमिसर वो व्यक्ति होता है जो ऑफर देता है, ठीक है ना, जो प्रपोजल देता है। जैसे अब मेरे पास लेट सपोज कि एक कार है और मैं कार अपने फ्रेंड को बेचना चाहती हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड से बोलती हूँ कि क्या तुम मेरा कार जो है वो 10,000 रुपये में लोगे या फिर 1 लाख रुपए में लोगे? तो मैंने अपनी बात रखी, मैंने इनिशिएट कर दिया, मैंने प्रपोजल दे दिया। तो प्रपोजल देने वाला जो है वो क्या कहलाता है? प्रॉमिसर। क्या कहलाता है? प्रॉमिसर। और जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसको प्रपोजल, जैसे मेरी फ्रेंड को प्रपोजल दिया जा रहा है कि क्या वो मेरी कार 1 लाख में खरीदेगी, तो जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है और जिसका निर्णय ले, जिसका विलिंगनेस हम चाहते हैं कि मेरे प्रपोजल का वो जो है एक्सेप्टेंस दे दे, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसी। ठीक है ना, तो जिसके द्वारा प्रपोजल बनाया जाता है, मेड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉमिसर। और जिसके लिए बनाया जाता है, जिसकी एक्सेप्टेंस पाने के लिए बनाया जाता है प्रपोजल, उसको बोलते हैं प्रॉमिसी। तो मुझे उम्मीद है कि प्रॉमिसर और प्रॉमिसी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है यहाँ पे? अब प्रपोजल और ऑफर इज अ कम्युनिकेशन है जो किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो आप जान रहे हो कि प्रॉमिसर के द्वारा किया जाता है टू अनदर पर्सन, जिसको ऑफरी या प्रॉमिसी कहते हैं। और उनकी क्या पाने के लिए? एक्सप्रेसिंग अ विलिंगनेस, मतलब प्रॉमिसर अपनी विलिंगनेस, इच्छा को जताता है
टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, कि सामने वाला जो ऑफरी है, ऑफरी यानी प्रोमिसी, जो प्रोमिसी है वो इस काम को करे या फिर इस काम को ना करे। ठीक है, तो कोई भी प्रोमिसर जो प्रपोजल देता है वो सामने वाले व्यक्ति यानी कि जिसको प्रोमिसी या ऑफरी कहते हैं, उससे ये अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो कोई काम उनके अनुसार करे या फिर कोई काम जो उनका है वो ना करे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका प्रपोजल। और क्या करने के लिए? सहमति लेने के लिए। तो प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी की सहमति लेने के लिए कि वो काम वो करेगा या नहीं करेगा, उसकी सहमति लेने के लिए प्रोमिसर यानी ये प्रोमिसर प्रोमिसी को, ठीक है ना, प्रोमिसी ये ऑफरी जिसको कहते हैं, उसको क्या कर देगा? एक प्रपोजल देगा, उससे वार्तालाप करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। क्या पाने के लिए? उस प्रोमिसी का एसेंट पाने के लिए, सहमति की वो काम वो कर देगा या फिर जो उसका काम है वो या तो छोड़ देगा। ठीक है ना, तो इसी तरह अब समझो, अब समझ में आएगा। कह रहा है यहाँ पे क्या? अ प्रपोजल और ऑफर, बात एक ही है, इज अ कम्युनिकेशन मेड बाय, एक एक कम्युनिकेशन है जो किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? तो पर्सन प्रोमिसर के द्वारा स्टार्ट की जाती है। और किसके पास की जाती है? तो ऑफरी या प्रोमिसी के पास की जाती है, जिसमें प्रोमिसर अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को जाहिर करता है कि किसके प्रति? तो ऑफरी या फिर प्रोमिसी के प्रति कि तुम ये काम कर दो या फिर ये काम ना करो। तो इसकी असेंट मांगने के लिए, प्रोमिसी की असेंट मांगने के लिए प्रोमिसर ये काम करता है। अपनी बात कहाँ तक पहुंचाता है? प्रोमिसी तक। अपनी इच्छा को जाहिर करता है प्रोमिसी तक, ताकि ये अपनी सहमति दे दे, चाहे वो किसी काम को करने के दे दो या फिर कोई काम को मना करने के लिए कह दे। ठीक है ना, तो ये चीज है इसका डेफिनेशन। किसका भाई? तो ये प्रपोजल का। और किस सेक्शन में ये है? सेक्शन 2 क्लॉज ए में है, ये याद रखना। ठीक है, प्रपोजल के लिए क्या चीज इसेंशियल होता है? प्रपोजल के लिए क्या क्या चीज इसेंशियल होना चाहिए? तो देखो भाई, पहले जो है, एक मिनट, पहले जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब भी आप प्रपोजल करोगे तो बिना वार्तालाप के तो होगा नहीं। चाहे तुम जैसे भी करो, चाहे तुम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करो, चाहे तुम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करो, चाहे तुम लेटर से, चाहे तो ईमेल से, चाहे तुम तार से कम्युनिकेशन करो, लेकिन कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। तो द प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरी का मतलब यहाँ क्या है? प्रोमिसी। प्रोमिसी मतलब जिससे तुम वो काम करवाना चाहते हो या फिर जो उसका काम है नहीं करवाना चाहते हो, तो उसकी असेंट लेने के लिए, तुमको अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रोमिसी तक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मेयर इंटेंशन टू मेक अ प्रपोजल इज़ नॉट सफिशिएंट। लेकिन अब मान लो कि तुम अपने मन में इंटेंशन बना लिए हो कि हम सामने वालों को ये प्रपोजल देंगे, ठीक है, लेकिन बस इंटेंशन ही है तुम्हारा, रियल में तुम्हारी बात जो है सामने वाले पर्सन जिसको एक्सेप्ट करना है उस तक नहीं पहुंची है, तो ये किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसीलिए कह रहा है तुम्हारा अगर अंदर दिमाग में कोई इंटेंशन है, मेयर इंटेंशन टू मेक प्रपोजल इज नॉट सफिशिएंट, बस तुम्हारा इंटेंशन रहना ही कि हाँ हम प्रपोजल देंगे, आज नहीं कल देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना इंटेंशन रखा, आप रखे रहो। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे किसी चीज़ को, तब तक वो प्रपोजल नहीं माना जाएगा। भले अपने ख्याली पुलाव बना लो अपने इंटेंशन में, अपने मन में कि हाँ भाई सारा प्रपोजल ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें होंगी और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मेयर इंटेंशन, केवल आपकी इंटेंशन जो है वो प्रपोजल नहीं बनाती है। प्रपोजल बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन प्रोमिसी से या ऑफरी से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विलिंगनेस टू डू और abstain। मतलब अब इच्छा अपनी जाहिर करेगा कौन? प्रोमिसर, कि तुम ये काम कर दो या फिर जो तुम्हारा काम है उस काम को छोड़ दो, abstain कर लो। तो ये तो आप जानते हो कि जो प्रोमिसर है, द प्रोमिसर मस्ट एक्सप्रेस, वो अपनी बात कहेगा, क्लियर विलिंगनेस, अपनी एकदम साफ साफ इच्छा जाहिर करेगा कि तुम कोई काम कर दो या फिर जो तुम्हारा काम है उस काम को ना करो। ठीक है ना, चलो, तो प्रोमिसर एकदम क्लियर एक्सप्रेस करेगा कि हाँ भाई अपने प्रपोजल में कि तुमको सामने वाले से उसको क्या काम लेना है, उससे कोई काम करवाना है या फिर वो उसका जो काम है उससे उसको रोकना है, मना करना है। ठीक है ना, चलो,
तीसरा क्या कह रहा है भाई, तीसरा कह रहा है इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट, और इंटेंशन हमेशा ऑफर का या फिर प्रपोजल का यही होना चाहिए कि वो प्रॉमिसी या ऑफरी का क्या ले, असेंट ले, सहमति ले। जबरदस्ती काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, असेंट यानी सहमति के साथ होना चाहिए। जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज प्रॉमिसी या ऑफरी, उसका सहमति जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या कह रहा है, देखो भाई, कह रहा है डेफिनेट टर्म्स होना चाहिए। द टर्म्स ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, अ वेग और अनसर्टेन प्रपोजल इज नॉट वैलिड। जो भी तुम प्रपोजल कर रहे हो वो डेफिनेट होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, उसमें कोई भी वेगनेस नहीं होना चाहिए, कुछ धुंधलापन नहीं होना चाहिए, सब साफ साफ क्लियर क्लियर होना चाहिए, सारे टर्म कंडीशन सब सर्टन होना चाहिए। और अगर कुछ तुम्हारे में धुंधला सा रहा, वेग रहा, चीज़ें क्लियर नहीं रही तुम्हारे प्रपोजल में, तो वो प्रपोजल क्या नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग ने देख लिया कि प्रपोजल क्या है, प्रपोजल और ऑफर कहाँ से निकल के आया ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म, और प्रपोजल किस सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया हुआ है, प्रपोजल क्या क्या मतलब है। और फिर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल हम लोग ने देखा कि 4 है, कम्युनिकेशन होना चाहिए, दूसरा विलिंगनेस टू डू और अब्सटेंट होना चाहिए, और तीसरा इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट होना चाहिए, चौथा एंड लास्ट डेफिनेट टर्म में वो चीज़ होनी चाहिए। अब एक एक करके हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन क्या कहता है भाई, इलस्ट्रेशन ऑफ प्रपोजल। अब जैसे एग्जाम्पल है वही इलस्ट्रेशन आपको देखना, जैसे ए राइट्स टू बी, ए लिखता है पत्र बी को, आई ऑफर टू सेल यू माई कार फॉर 10 lakhs, दिस इज अ डेफिनेट प्रपोजल। अब ए एक लेटर लिखता है बी को कि आई ऑफर यू, मैं तुमको ऑफर कर रहा हूँ या प्रपोजल दे रहा हूँ कि मैं अपनी कार तुम्हें 10 लाख रुपए में बेच दूंगा। तो ये क्या है, या बेचना चाहता हूँ, जो भी है, तो दिस इज अ डेफिनेट प्रपोजल। अब इसमें एक क्लियर क्लियर अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन हो ही रहा है, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, और ये एक डेफिनेट प्रपोजल है। इसमें सब कार कार बेचने का पर्पस है और वो इतने लाख रुपए का बेचने का पर्पस है, तो हर चीज़ सर्टेन है, कम्युनिकेशन है, और बी की असेंट उस पर मिल जाएगी, तो ये फिर प्रपोजल फिर प्रॉमिस में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलो देखो कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है बी, ए सेज टू बी, दूसरा हमारा इलस्ट्रेशन है। ए कहता है बी से, आई विल सेल यू माई कार बट आई हैवेंट डिसाइड ऑन द प्राइस येट, दिस इज नॉट डेफिनेट प्रपोजल। अब ए, यही दूसरा कंडीशन है, ए बी से बोलता है कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा, लेकिन अभी तक मैंने इसका प्राइस डिसाइड नहीं किया है। तो देखो यहाँ कम्युनिकेशन तो हुआ, लेकिन यहाँ पे सर्टिनिटी नहीं है, प्राइस इज नॉट सर्टन, एक्सप्रेस इसने नहीं किया है कुछ, इसीलिए ये प्रपोजल जो है ये डेफिनेट प्रपोजल नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि अब होगी। ठीक है ना, अब चलो, अब एक्सेप्टेंस देख लो भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। अब प्रपोजल हो गया, प्रपोजल दे दिया गया, इसेंशियल्स भी देख लिए, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ अ पर्सन टू whom a proposal has been made signifying his assent thereto. एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रोमिसर। अब एक्सेप्टेंस का क्या है, अब मान लो कि ए बी को कह रहा था कि क्या तुम मेरी कार इतने में लोगे, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस किसकी मांगी जा रही है, तो बी की मांगी जा रही है, बी जो प्रोमिसी होगा वो उसकी एक्सेप्टेंस मानी जा रही है, तो बी क्या कर देगा, एक्सेप्टेंस जब दे देगा तो ये चीज़ प्रॉमिस बन जाएगी, एसेंट अपना देगा ही। तो एक्सेप्टेंस एक एक्ट है जो उस पर्सन के द्वारा किया जाता है जिसको प्रपोजल दिया गया था, ठीक है ना, उसकी सहमति, उसकी असेंट लेने के लिए। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजल, और जो भी एक्सेप्टेंस है मतलब मान लो कि यहाँ पे
यहाँ पे ए ने बोला था, मिस्टर ए ने बोला था बी से कि क्या तुम मेरी कार लोगे। कम्युनिकेशन इसने कर लिया था 10 लाख रुपए में। तो बी को अगर इसका क्या देना है, एक्सेप्टेंस देना है, तो इसको अपने मन में ही नहीं रखना पड़ेगा। इसको किसी माध्यम से, चाहे वो टेलीफोनिक माध्यम से, चाहे ईमेल के माध्यम से, चाहे और भी किसी माध्यम से, अपनी एक्सेप्टेंस डायरेक्ट किसको देनी पड़ेगी, ए को देनी पड़ेगी। मतलब प्रॉमिसी को अपनी एक्सेप्टेंस जो है प्रॉमिसर को देनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ एक्सेप्टेड माना जाएगा और बी का असेंट माना जाएगा। तो ये आपका रहा पूरा प्रपोजल। प्रपोजल का डेफिनेशन, फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल, उसमें हम लोग इलस्ट्रेशन देखे, और फिर हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल देखें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कैसे प्रपोजल को रिवोक किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। तो देखो, अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के पहले कभी भी जो तुम्हारा प्रपोजल है उसको रिजेक्ट किया जाता है, रिवोक्ड किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। और जो रेवोकेशन है वो ऑफरी को बता देना चाहिए। ठीक है ना, बता देना होता है, मतलब एकदम बता देना चाहिए। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो भी प्रपोजल है उसको रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, उसको ख़त्म करवाया जा सकता है किसी भी टाइम पे, लेकिन बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इलस्ट्रेशन लेते हैं। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब ए ने बोला इनको डाक के माध्यम से, ठीक है, कि चिट्ठी पत्र, वही डाक के माध्यम से ए ने बोला बी को कि क्या आप मुझे क्या आप मेरी कार 10 लाख रुपए में लेंगे। ठीक है, तो बी के पास ये प्रपोजल पहुंच गया। ओके, बी ने क्या किया, इसका रिप्लाई दे दिया और बोल दिया हाँ कि मुझे लेना है, और इसने भी अपनी डाक में चिट्ठी डाल दी वो पोस्ट में, और बोल दी कि हाँ आई एम एक्सेप्टेड योर प्रपोजल। ठीक है ना। अब यहाँ पे बी ने तो बोल दिया कि मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, लेकिन अब बी को ये लगा कि नहीं, 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, 10 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है। अब मैंने जो सौदा कर लिया है, या मैंने जो असेंट दिया है किसको, ए को, वो गलत हो जाएगा, मैं ठगा जाऊंगा। तो बी ने कैसे भेजा था, डाक से भेजा था। अब बी को ये चीज़ ख़त्म करना है, रिवोक करना है, अपने एक्सेप्टेंस को इसको रिवोक करना है। तो बी क्या करेगा, इससे कोई भी तेज माध्यम होगा, जैसे डाक से तेज क्या माध्यम है कि टेलीफोन कर दे। ठीक है ना, टेलीफोन कर दे, या नॉर्मल डाक किया है तो स्पीड पोस्ट कर दे, या फिर जा करके ही इसके साथ बोल दे, इसके पास बोल दे कि नहीं भाई मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है ना, तो मान लो कि इसने अपना एक्सेप्टेंस डाक में डाल दिया है। ठीक, लेकिन अभी इसका डाक जो है पहुंचा नहीं है ए तक। तो इसका एक्सेप्टेंस डाक तक मतलब बी का एक्सेप्टेंस ए तक पहुंचने से पहले, मतलब डाक वाला, अगर बी डायरेक्टली जा करके इसको मना कर देता है, या फिर किसी और माध्यम से जो इस डाक से तेज हो वैसे मना कर देता है या रिवोक कर देता है ए के प्रपोजल को, तो जो पहले पहुंचेगा उसी को वैलिड माना जाएगा। अगर इसने पहले रिवोकेशन वाला कर दिया है कि मैं रिवोक्ड करती हूँ, तो रिवोक्ड वाला माना जाएगा। अगर इसका एक्सेप्टेंस पहुँचता है पहले, तो इसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप समझिएगा, 2-3 बार वीडियो देख करके आपको समझ में आएगा। तो वही कह रहा है कि कोई भी प्रपोजल कभी भी रिवोक्ड किया जा सकता है उसको किसी भी टाइम, लेकिन एक्सेप्टेंस के पहले। आपकी एक्सेप्टेंस प्रपोजल तक या प्रॉमिसर तक, आपकी एक्सेप्टेंस प्रॉमिसर तक पहुंचने से पहले रिवोक्ड हो जानी चाहिए। तो रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। तो जो, हाँ, ये आप यहाँ तक समझिए कि जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक्ड होना चाहिए, कब, तो एक्सेप्टेंस के पहले, बस इतना याद रखिएगा। और ये बात जो है, रेवोकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो भी ऑफरी होगा, ठीक है ना, वो अपना कम्युनिकेशन, ऑफरी मतलब प्रॉमिसी, प्रॉमिसी अपना कम्युनिकेशन जरूर करेगा या बताएगा। रेवोकेशन का कम्युनिकेशन किसके साथ करेगा, वो प्रॉमिसर के साथ करेगा।
ठीक है, प्रॉमिसर या ऑफरर के साथ करेगा। चलो, लैप्स ऑफ टाइम। अब यहाँ देखो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा प्रपोजल है वो लैप्स हो जाता है। जैसे लैप्स ऑफ टाइम हो गया, जैसे मान लो कि आज डेट है 20 सितंबर, ठीक है ना। अब मैं किसी पर्सन को बोल रही हूँ कि मैं आपको ये ऑफ़र दे रही हूँ, अगर आप 25 सितंबर तक एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद ये रिवोक ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो लैप्स ऑफ टाइम अगर आपको जहाँ पे दे दिया जाता है, टाइम लिमिट दे दिया जाता है, और उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है। ठीक है, ये लैप्स ऑफ टाइम वाला हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि डेथ और इंसैनिटी। डेथ मतलब डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। इंसैनिटी मतलब कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो गया। इफ द प्रपोजर या प्रॉमिसर जिसको कहते हैं, अगर वो मर जाता है, जो ऑफर दिया है, जो प्रपोजल दिया है, उसका डेथ हो जाता है, या फिर वो थोड़ा सा अनसाउंड माइंड हो जाता है, बिफोर एक्सेप्टेंस द प्रपोजल लैप्सेस। ठीक है, तो अगर जो व्यक्ति, इफ़ द प्रपोजर डाइज, अगर प्रपोजर डाइज हो जाता है और अभी उसने जिसको भी ऑफ़र वगैरह दिया था या प्रपोजल दिया था, वो बिना उसको एक्सेप्ट किए ही, मतलब एक्सेप्ट करने से पहले ही, मान लो आज एक्सेप्ट करना था उसको, लेकिन आज दोपहर में ही जो प्रपोजल यानी कि प्रॉमिसर जो ऑफ़र दिया था, प्रपोजल दिया था, उसी की डेथ हो जाती है, तो अब एक्सेप्ट हो गया रहता तब तो बातें आगे चलती, लेकिन एक्सेप्ट ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले ही प्रॉमिसर की क्या हो गई, डेथ हो गई, जिसने वो प्रपोजल बनाया था, तो ये भी क्या हो जाता है, रिवोक्ड हो जाता है, ये भी प्रपोजल रिवोक्ड हो जाता है। तो दो जगह ऐसा है जहाँ पे रिवोकेशन हो जाता है प्रपोजल का। बाकी और चीज़ें मैंने बता दी। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, अब प्रपोजल और ऑफर इज़ क्रूशियल एलिमेंट। आप जानते ही हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इसेंशियल्स कुछ चीज़ होता है, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल जो एलिमेंट है वो है प्रपोजल या ऑफर, ठीक है ना, और उसका एक्सेप्टेंस। तो ये चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ी कि प्रपोजल ऑफ ऑफर क्या है। देखो, प्रपोजल और ऑफर क्या है, इसकी सेक्शन में डिफाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन क्या है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रपोजल के, 4 होते हैं, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल कैसे होता है, फिर मैंने बताया रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होता है, फिर मैंने बताया कि कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है ना, तो एक बार आप लोग प्रॉमिसर किसको बोलते हैं वो लिख लीजिएगा। वन वू मेड ऑफर या वन वू मेड प्रपोजल इज नोन एज प्रॉमिसर। इसको ऑफरर भी कहते हैं, इसको ऑफरर भी कहते हैं, ये ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा। और फिर प्रॉमिसी प्रॉमिसी या फिर ऑफरी वन वू जिसका असेंट लेने के लिए, जिसकी सहमति के लिए प्रपोजल किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉमिसी या फिर ऑफरी। तो ये टर्म आपको बहुत यूज़ होने वाला है, और ये वीडियो, ये लेक्चर अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये सारे टर्म्स जो हैं, टर्मिनोलॉजी जो हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते रहेंगे इसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ में। हमारे जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं या फिर टॉपिक हैं वेरियस हमारे लॉ सब्जेक्ट्स के, वो आपको देखने मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद।